मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। इनको रटना नहीं है, इनको समझना भी है क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, इतने शिफ्ट में आते हैं इसीलिए। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को जिनको इसकी ज़रूरत। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में जब दो समतल दर्पण यानी कि दो प्लेन मिरर पैरेलल लगे होते हैं तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज कितनी बनती है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो। तो असीम यानी कि इनफिनाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक की जो इमेज बनती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। एक की प्रतिबिंब दूसरे के बिंब का काम करती है। इस प्रकार से असीम इनफिनाइट इमेजेस बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परख नली में अगर HCl एसिड को डाला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाएगा कॉपर में, तो इसकी रिएक्शन में मैं लिख के दिखा रही हूँ। कॉपर में अगर HCl मिलाएंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिएगा कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये एज इट इज NCERT में मेंशन है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, पॉप साउंड कब निकलती, अदर जो मेटल होते हैं जैसे सोडियम प्लस HCl ये हमेशा नमक बनाएंगे यानी कि NaCl और साथ में H2 गैस निकालेंगे, तो जो H2 गैस होती है वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में जो कॉपर के पात्र होते हैं यानी कि कॉपर के तांबे के जो बर्तन होते हैं उनका क्षय हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन से भी चूज़ कर सकते हैं कि उस पर कैसी लेयर आती है। तो हमेशा कॉपर पे हरी लेयर आती है, तो यहाँ आ गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। यानी कि अगर हम कॉपर को मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करवाएंगे नमी के साथ तो क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड करता है, ठीक है, नीले को रेड कर देता है लिटमस को। और जो बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं वो रेड टू ब्लू करते हैं, ठीक है। तो हमको क्षार ढूंढना है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। सिरका जो होता है वो एसिड होता है, नींबू जो होता है एसिड होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन, A और D। तो A और D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो कि है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ जलन करता है यानी कि जिसमें फ्लेम निकलती है। तो देखिए फ्लेम किस में निकलती है, आप एलिमिनेट करिए। कोयले में फ्लेम नहीं निकलती, कोयले में बहुत कम निकलती है, मतलब ना ही के बराबर। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, तो बचा कौन, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ देखिए एक NCERT में एक लाइन मेंशन है, वो मैं अलग से बता देती हूँ। मैग्नीशियम वाइट फ्लेम से जलता है, ठीक है, वाइट फ्लेम देकर, वाइट डैजलिंग फ्लेम, सफ़ेद जो फ्लेम होती है ज्वाला से ये जलता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, चारकोल क्योंकि नहीं होता। अगला है क्लोनिंग क्या होता है। तो क्लोनिंग आप याद कर लीजिए कि क्लोनिंग में ऐसा होता है कि कोई भी सेल यानी कि कोशिका किसी जीवंत भाग का, कोई लिविंग पार्ट का रिप्लिकेट कर देती है। रिप्लिकेट का मतलब उसकी कॉपी बना देती है, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन B ओनली सही हो जाएगा। है कि कौन सा गलत कथन है। तो गर्म करने पे चुंबक अपने गर्म गुण धर्म खो देते हैं। तो हाँ एग्जैक्टली अभी मैंने क्लास 6 की अपने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं जिसमें ये लाइन मैंने लिखी हुई है। बार बार चुंबकों को जोड़ों में रखकर इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव हो। तो ये भी मैंने बताया था कि नॉर्थ सेम ध्रुव जो होते हैं वो हमेशा विकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है। देखिए चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये भी सही हो गया हमारा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उसको जब रखते हैं तो अपोजिट ध्रुव को आसपास रखते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, नहीं ये होते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इन्होंने गलत पूछा था तो यही गलत कथन है। आपसे कह रहा है कि किसी बिंब को यदि उत्तल लेंस यानी कि ये है हमारा उत्तल लेंस, इसके सामने अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसका वास्तविक आवर्धी यानी कि रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को यानी कि इस भाग को हम किसी काले पदार्थ से ढक दिया जाए तो क्या होगा, जब हम काले पदार्थ से ढकेंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। एज इट इज़ ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं तो इनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। जहाँ समझाने वाला होता है वहाँ मैं समझा देती हूँ कि उससे और बन सकते हैं क्वेश्चन है कि एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम चाल से गति कर रही है यानी कि अधिकतम चाल उसकी दे रखी है, मैक्सिमम स्पीड इतनी है और इतने किलोमीटर दूरी इतने घंटे में तय करती है, तो कार की अधिकतम चाल औसत चाल में अंतर निकालिए। तो अधिकतम चाल हमको पता है, हमको औसत चाल निकालनी है, फिर डिफरेंस कर देना है। तो अगर हम करेंगे 372 डिवाइडेड बाई 7, इसको पहले हम घंटा बना लेते हैं, तो 7 + 45/7, क्योंकि मिनट था, मिनट को घंटे बनाने के लिए ये करेंगे, तो ये कटा 15 से 3 और ये आया 4, ठीक है। 31/4 आ गया। तो 31 से ये गया 12 बार और ये ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 आ गया, ठीक है। तो 48
अब ये 48 आंसर नहीं हो गया आपका, क्योंकि ये 48 है, ये 120 है। इन दोनों का भी इनका देखिए डिफरेंस पूछा गया, अंतर पूछा गया है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा 72। यहाँ पूछा गया भूकंप से रिलेटेड कौन सा गलत गलत कथन है, तो अधिकतर भूकंप विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के फिसलने से, बिल्कुल सही है। रेक्टर पैमाने पर 3 से अधिक तीव्रता होने पे सुनामी आती नहीं, 3 नहीं होगा यहाँ, 5 से अधिक होने पर होगी, तो यही गलत हो जाएगा आपका, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत कथन पूछा था। और पढ़ लीजिएगा कि एक स्थान पर बड़े भूकंप के साथ प्रायः छोटे छोटे भूकंप आते हैं, बिल्कुल सही। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है शिफ्ट में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन बन के आ जाए। आपसे कह रहा है 3 विभिन्न घनत्व वाले जो द्रव हैं लेकिन आकार सेम है, यानी कि 3 है, ए बी और सी। ठीक है, आकार सेम है इनका लेकिन घनत्व अलग अलग है। ए पूरी तरीके से जलमग्न है, यानी कि पूरी तरीके से डूबा हुआ है। बी का केवल 1/4 भाग, इतना हिस्सा मान लीजिए डूबा हुआ है पानी से, और ऊपर है वो। ठीक है, इसका केवल आधा भाग डूबा हुआ है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि उत्प्लावन बल को इंग्लिश में बोलते हैं बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स लगता कहाँ से? जो द्रव ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जैसे आप हाथ डालिए पानी में तो आपको लगेगा कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा है पानी की तरफ से, या कोई ग्लास डालिए तो ऐसा लगेगा नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं उत्प्लायन बल। तो ये उत्प्लायन बल को आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा बल किस में लग रहा होगा? तो सबसे कम ए में लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए पूरी तरीके से डूबा हुआ है। फिर सी में लग रहा होगा, क्योंकि सी आधा डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा बी में लग रहा होगा, क्योंकि बी तभी तो ये ऊपर है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा डूबा हुआ है और सब तो ये ऊपर है। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो गया। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर के हैंडल में बैकेलाइट, अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा कि प्रेशर कुकर के हैंडल में कौन सी चीज़ से बना होता है, तो बैकेलाइट से बना होता है। और ये क्यों बना होता है? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यहाँ पूछा गया कौन सी विटामिन, ये विटामिन नहीं है, विटामिन है। उपचायक रोधी होते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके हो जाएंगे ए, सी और ई। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अब ये समझने वाला है। यहाँ क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए, बी और सी दे रखा है, इनमें ये चीज़ उपलब्ध है। ठीक है, अब बताइए ये है क्या, प्लांट है कि एनिमल है? तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ये यहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में सही भरा हुआ है, यहाँ गलत है। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस में नहीं होती? एनिमल में नहीं होती, तो बी वाला तो एनिमल हो गया। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति सी वाले में है, तो यहाँ से पहचान लीजिए ये प्लांट होंगे, ये प्लांट होंगे और ये एनिमल होगा। देखते हैं क्या है। हाँ, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तो यहाँ पूछा गया खसरा जीवाणु से होता है, नहीं, खसरा वायरस से होता है, ये तो गलत हो गया। कुछ रोग विषाणु से होता है, नहीं, ये क्योंकि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट हो गया मलेरिया और टाइफाइड, ये सही है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होते हैं और टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। तो ये 1 लाइनर भी बन के आ सकता है। अभी यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको इसीलिए एक एक ऑप्शन में समझा रही हूँ ताकि आपका गलत ना हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, कि ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है, नहीं, बाह्य नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मुर्गी एक अंड प्रजक है, तो हाँ अंडा तो देती। तो S1 गलत हो गया और S2 सही हो गया। देखते हैं कौन सा है। S2 सही है और S1 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छा देख पाता है लेकिन दिन में नहीं, इसका रीज़न यहाँ दे रखा है, इसको याद कर लीजिएगा कि रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु, यानी कि शंकु कम होते हैं और छड़ें अधिक होती हैं, यानी कि कोन्स कम होते हैं और रॉड्स अलग होती हैं। आपको पता होगा हमारे रेटिना पे क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो इनके में कोन्स कम होते हैं और रॉड्स अधिक होती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ए सही, ए और बी दोनों सही हैं, ए उसका सही व्याख्या भी है। यह है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, तो ये हो गया मक्का में, क्योंकि सोयाबीन में तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इसमें फैट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मक्का आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ कह रहा है सर्दी की एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यानी कि आपको यहाँ से एक लाइन पता चली कि जो साउंड की स्पीड होती है वो गर्मियों में तेज होती है जाड़े के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है? तो इन्होंने रीज़न दिया है कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। ये बात सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो साउंड होता है, यानी कि ध्वनि होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तापमान के, यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो साउंड की ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो वो उसका रीज़न होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो अब यहाँ से आपकी पेडागोजी शुरू होती है, जिसमें
कह रहा है कि कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के संदर्भ में सही नहीं है, या देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है, या वह ये बताने पर केंद्रित करता है कि यह क्या है, या यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है, या किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। तो देखिए, अगर जो ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ तो सही है कि हाँ, हमको ये पता चलता है कि देखना, चखना, छूना ये सब कुछ तो सम्मिलित रहता है ना, तभी तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इससे हमको ये पता चलता है वो चीज़ है क्या। लेकिन किसी घटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे, हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग अपने डेटा को भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम निष्पक्ष सच्चाइयाँ प्रस्तुत करते हैं इसमें ऑब्जर्व करने में, कि हमको स्टार्टिंग में सच्चाई नहीं पता चल जाती कि व्हाट इज द फैक्ट अबाउट दैट। तो ये एनसीएफ 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। ठीक है, हर एनसीएफ ने हर सब्जेक्ट को लेकर के कुछ ना कुछ कहा है, तो ये आप एज इट इज याद कर लीजिएगा कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता, ठीक है, सीखने की क्षमता नहीं, तथ्यों को सीखने की क्षमता नहीं, याद करना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, महान वैज्ञानिकों के योगदान ये भी गलत हो गया। अच्छी चीज़ ये मानी जाती है कि वो चाहते हैं, एनसीएफ ये चाहता है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को हम समझें कि कैसे जांच पड़ताल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ये कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो इससे क्या मतलब है, कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि निर्भर नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हम लोग। वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, ये भी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, अस्थायी नहीं, इसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक डेटा चेंज हुआ करता है समय समय के अनुसार, कोई नया सबूत मिला, चेंज हो गया, तो ये यहाँ यही बताया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लास 8th में विद्युत विषय पढ़ाते हुए थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तत्वों के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए थे, ये शिक्षक ने कहा था। तो ये शिक्षक ऐसा क्यों बता रहा है बच्चों को, इससे होगा क्या, बच्चों को ये लगेगा कि अनुभव सिद्ध विज्ञान की कैसी प्रकृति है, विज्ञान का नेचर है एक्सपीरियंस करने वाला, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना आप डेटा पे पहुंचोगे, उतना आप उसकी रिसर्च कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को यानी कि जो साइंटिफिक समरी है उसको बच्चों के मन में बैठा सकता है। सिवाय, यहाँ सिवाय लग गया, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को लगता है कि इनमें से कौन होगा, पहले ही टिक कर देते हैं। सिवाय यानी कि एक्सेप्ट, यानी कि नहीं हो इसमें से, तो नहीं वाला हम लोग चूज करते हैं। परिचित कराना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, तो सही है। विज्ञान की प्रकृति को एक अभिन्न अंग समझा जाए, ये भी सही है। छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद करें, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एनसीएफ के अकॉर्डिंग याद वाद नहीं करवाना है हमको बच्चे को, वो सिर्फ समझे, ऑब्जर्व करें। 86 है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल जो टीचिंग होती है उसके आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। ठीक है, तो इसमें प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना, ये तो अच्छा आंसर हो सकता है। देखते हैं और क्या है। कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश करना है, ये भी ठीक ठीक लग रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन तो बिल्कुल ही गलत है। परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चों को बांधना नहीं है। इन दोनों में कौन अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो इंडिविजुअल की प्रगति पे हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश बच्चों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिया, यानी कि मैक्सिमम बच्चों ने गलत उत्तर दिया। तो कौन सी रणनीति समस्या को संबोधित करने में उसकी सहायता करेगी। तो ऐसा वो क्या करे कि वो बच्चे गलत आंसर ना दें। विद्यार्थियों को पढ़ने और समझने और अच्छी तरह से याद करने वाला तो गलती हो गया। अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था करें। अभिभावकों से विद्यार्थियों को अगले परख की तैयारी अच्छी तरह से करने को प्रेरित करें। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम अभिभावकों से कहें। अवधारणाओं को फिर से पढ़ाएं, ये भी अच्छा आंसर नहीं है। अब धारात्मक रिक्ताएं खोज कर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें, यानी कि हम भी पता लगाएं कि कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, फिर उस कॉन्सेप्ट को उनको समझाएं। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों ने वृद्धि नहीं की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि
शिक्षिका प्रश्न करती है कि आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। तो इस क्वेश्चन से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का वो प्रयास कर रही है कि बच्चे ऑब्जर्व करें यानी कि प्रेक्षण करें। नहीं, प्रेक्षण ऑब्जर्व थोड़ी ना करेंगे वो, अब उसका पता लगाएंगे। तो पता कैसे लगाएंगे? परिकल्पना, हाँ बिल्कुल परिकल्पना कर सकते हैं। पूर्वानुमान थोड़ी ना लगाएंगे ये। और नेक्स्ट है प्रश्न करना, प्रश्न भी नहीं करेंगे। शिक्षक ने प्रश्न किया उल्टा थोड़ी ना प्रश्न कर देंगे। तो ऑप्शन हो गया आपका सेकंड सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन यानी कि असेसमेंट इन साइंस के लिए सही है। तो निरंतर आकलन यानी कि निरंतर असेसमेंट पढ़ाने और सीखने को हीन बनाता है। नहीं, ये गलत है, खराब थोड़ी ना करता है वो। हर छात्र के हर नियत कार्य की अभिलिखित करना अव्यवहारिक है यानी कि इम्प्रैक्टिकल है। यानी कि हर बच्चे का हम रिकॉर्ड रखें, क्या इम्प्रैक्टिकल होगा? ये प्रैक्टिकल होगा, इम्प्रैक्टिकल क्यों होगा? सही बात होती है ना, इन्होंने गलत बताया। गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करता है। बिल्कुल, वो जो गुणात्मक मापदंड को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। ठीक है, हेल्प इन मीनिंगफुल असेसमेंट, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, कि जो उनके हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो ये असेसमेंट में हेल्प करता है। हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, हर कॉन्सेप्ट को हम देखें ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी। देखिए, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको अगर सी सही लग रहा था तो सी या तो इसमें है या तो इसमें है, तो बी वाला तो एकदम गलत था। तो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है सी और डी वाले में, तो ये हो जाएगा सही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा अब ये, ताकि आप लोगों को याद रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पास कर लेंगे।